हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज में कुछ स्पेशल करेंगे। आज हम लोग जो 5 जून को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हुआ, उसके क्वेश्चंस जो इंडियन पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? और ध्यान रखिए, जिस तरीके से आजकल पीपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, तो वो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उन्हीं को ही फॉलो कर रहा है। यही कारण है आप लोगों को भी, चाहे आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने जरूर इन क्वेश्चंस को देखा होगा। तो आज के सेशन में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग साथ में जिन जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और जिनको नहीं कर सकते उनको देखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं, ताकि आप आपकी जो प्रिपरेशन उसको और अच्छे तरीके से जो है वो डिजाइन कर सको। क्लियर? तो इससे पहले आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें। अलग अलग सेशंस जो सुबह सुबह 10:15 से लेकर रात को 9 बजे तक आप सब लोगों के लिए हमारे द्वारा लेके आए जा रहे हैं। होपफुली आपको इनके बेनिफिट्स जो हो रहे होंगे। जैसे सुबह 10:15 बजे जो है वो आप लोग करंट अफेयर का सेशन देखते हो, 12 बजे जो है वो मेंस करंट अफेयर इशू जो है आपके साथ डिस्कस किया जाता है, उसके बाद दोपहर को 2 बजे जहां पे हर रोज आपके साथ अलग अलग टीचर्स जो हैं वो 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद अभी योगेश सर जी के द्वारा आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, क्योंकि पंजाब के जितने भी एग्जाम्स हैं, क्लियर, राइट फ्रॉम ग्रुप ए बीसी सर्विसेज जितने भी हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कारण है पंजाब जीके के लिए उन्होंने एक बुक से जो है वो वन लाइनर की फॉर्म में आप सब लोगों को रिवीजन करवाना शुरू किया है। इसके अलावा जो है वो पीपीएससी या PSSB के लिए क्वेश्चंस हैं, और शाम को जो है वो प्रमोशनल वीडियो या जो भी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हमारे वीडियोस रहते हैं वो आप सब लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, जहाँ पे अलग अलग जो एग्जाम है उसके बारे में आपको बताया जाता है। क्लियर? तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस साल हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिला, उसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। पहला है, ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति के अप्रूवल की जरूरत होती है। दूसरा है कि अगर मान लो ये बिल जो है, या व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर असेंट। यानी कि अगर ये बिल प्रेसिडेंट के ऊपर पास किया तो प्रेसिडेंट को इसका अप्रूवल देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे बिल्स हैं जहां पे प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या होल्ड कर सकता है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी ऐसा होता है या नहीं होता है, इसके लिए सेकंड स्टेटमेंट है। तीसरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय सिंपल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। क्लियर? तो ये 3 स्टेटमेंट जो है आप लोगों को दी गई हैं, तो जल्दी से जो है अपना आंसर बताइए। और ये इसी तरह का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने 2-3 हफ्ते पहले, आप यूट्यूब के ऊपर हमारे सेशंस पड़े हुए हैं, सेम क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लियर? तो चलिए देखिए, पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो पहली स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए प्रेसिडेंट के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये बिल आएगा तो प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है, उसको इसको मंजूरी देनी पड़ेगी, उसको इसको हाँ करना पड़ेगा। तीसरा जो है ये भी बिल्कुल सही है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी में होता है, और अगर दोनों हाउस जो है उसके ऊपर एग्री नहीं कर पाते हैं तो ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि इस बिल के लिए किसी भी तरह का ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। तो यही कारण है दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी सही है, और आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। यानी कि जो सिर्फ लोकसभा जहां पे डिसीजन लेती है, या सिर्फ वो एक्शन जो है वो लोकसभा के अंदर परफॉर्म किया जाता है, उसका राज्यसभा या किसी और हाउस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पहला है, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। यानी कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाएगी, चाहे 352 है, 60, 360 है, 356 है, तो वहां पे जो है वो सिर्फ लोकसभा के पास पावर है इमरजेंसी को जो है वो रेटिफाई करने की, अप्रूव करने की। दूसरा है, टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। तीसरा है, टू इम्पीच द राष्ट्रपति या टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आपने प्रेसिडेंट को निकालना है तो वो भी एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की। तो देखिए यहाँ पे जो पहला है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों की, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट की रेटिफिकेशन की जरूरत होती है, सिर्फ लोकसभा की नहीं होती है। तो राज्यसभा भी, और उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ने जब प्रोक्लेम की होती है तो दोनों के दोनों जो हाउसेज है उसको अप्रूव करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, रेटिफिकेशन ऑफ द इमरजेंसी चाहे 352 है, 56 है या आपका 360 है, वहां पे सिर्फ लोकसभा की जरूरत नहीं है, दोनों हाउस जो है उसको अप्रूव करेंगे। यही कारण है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा है, देखिए आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो सरकार है वो लोकसभा में मेजोरिटी से बनती है, तो यही कारण है अगर कभी गवर्नमेंट के ऊपर नो कॉन्फिडेंस आएगा तो वो लोकसभा में ही आएगा, कि राज्यसभा का उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। तो जो सेकंड है, इट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। तीसरा है, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए प्रेसिडेंट को जब इम्पीच किया जाता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के अप्रूवल की जरूरत होती है। क्लियर? तो यही कारण है जो तीसरी स्टेटमेंट है वो भी आपकी गलत है, और जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 2 ओनली। क्लियर? डन। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
Consider the following statements. The Constitution of India classifies the minister into four ranks, that is cabinet minister, minister of state with independent affairs, minister of state and डिप्टी मिनिस्टर. इस स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली लिखा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी आर्टिकल में क्लासिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स हुई है, जो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में चार तरह से जो है मिनिस्टर्स को क्लासिफाई किया जाता है. दूसरी स्टेटमेंट है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होगी उसमें जो टोटल स्ट्रेंथ मेंबर्स की होगी वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है. क्लियर? तो देखिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे इस तरह की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. और दूसरी स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही है. क्लियर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू स्पेसिफिक प्रोविजन को जो है वो ऐड किया गया था, जहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि जितने टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे वो सारे के सारे मिनिस्टर्स जो है वो 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा को एक्सीड नहीं कर सकते हैं. क्लियर? तो यही रीजन है, ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. डन? तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए शाबाश कौन सी वो अमेंडमेंट थी और कौन सा आर्टिकल जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हुआ था. तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो भी क्या आंसर बनेगा इसका, बी, यानी कि 2 ओनली. तो आप लोग देखो अभी तक तीनों के तीनों जो सवाल है उनके आंसर क्या है, बी है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, ये 2 दिन पहले डिस्कस हुआ था. सेम क्वेश्चन, सेम लाइन ऑफ थॉट के ऊपर. विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला है द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस, यानी कि कोई भी नॉमिनेट होकर किसी हाउस में जा रहा है तो 6 महीने के या जैसे उसने ज्वाइन किया तो विद इन 6 months उसको किसी पार्टी को या वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है. दूसरा है द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम. क्लियर? तो जो क्वेश्चन हमने सैटरडे को 2 दिन पहले डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने लाइन लिखी थी कि जो आपका स्पीकर या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो विद इन 6 months जो है वो उसको डिसाइड करेगा. तो ध्यान रखिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें किसी भी तरह का टाइम लिमिट मेंशन नहीं है. यही कारण है जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही है. सॉरी, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आपकी सही है. लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है क्योंकि अगर नॉमिनेटेड मेंबर विद इन, जब उसने वो नॉमिनेट हुआ तो 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 months अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगी. तो अगर यहाँ पे आफ्टर होता तो शायद सही हो सकता था, लेकिन पहली बात है यहाँ पे कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months लिख दिया, तो यही कारण है पहली स्टेटमेंट जो आपकी गलत है. और आंसर इसका भी क्या है, इसका भी आंसर है बी. क्लियर? चलिए फिफ्थ की तरफ चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली 2 ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो पार्लियामेंट की मीटिंग हो रही होती है तो सिर्फ सॉलिसिटर एंड जो अटॉर्नी जनरल है वो दोनों उसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. दूसरा है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया गया है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट्स हिम रिजाइन, यानी कि जिस सरकार ने इसको अपॉइंट किया है जब वो रिजाइन कर देगी तो इसको भी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा. तो ध्यान रखिए पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो जरूर पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन सॉलिसिटर जनरल के लिए इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है. यही कारण है पहली स्टेटमेंट गलत है. और जो दूसरी स्टेटमेंट है, देखो जब ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था, डिस्कशन होती थी, तो एक मेंबर थे उन्होंने जरूर प्रपोज किया था ये कि जो अटॉर्नी जनरल है क्योंकि वो सरकार के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया गया है तो यही कारण है जैसे सरकार रिजाइन करे तो अटॉर्नी जनरल भी इसको जो है वो रिजाइन कर दे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था और इस प्रोविजन को हमारे देश के संविधान के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. क्लियर? हाँ, नॉर्मली जरूर देखा गया ऐसा कि सरकार चाहते ही अटॉर्नी जनरल रिजाइन दे देते हैं, देखा जरूर गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब इस तरह का कोई प्रोविजन हमें देखने को नहीं मिलता है. यही कारण है हमारी जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है दोनों के दोनों गलत है और आंसर जो है वो इसका क्या है, डी, दैट इज नीदर 1 nor 2. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. With reference to writs issued by the courts in India, consider the following statements. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with the public duty. Clear? यानी कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंडेमस नहीं लगता है. अगर उसको सरकार का कोई काम करना होगा या सरकारी ड्यूटी को वो परफॉर्म कर रही होगी तो लग सकता है. सेकंड है मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी के खिलाफ मैंडेमस नहीं जाएगा. तीसरा है ए पब्लिक माइंडेड पर्सन, यानी कि जो लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा है, कैन बी पिटिशनर टू मूव कोर्ट टू ऑब्टेन रिट ऑफ क्यो वारंटो. क्लियर? जो क्यो वारंटो रिट है वो कोई पब्लिक बेनिफिट के लिए जो है वो कोर्ट में मूव कर सकता है अगर किसी ने जो है वो इलीगली किसी स्पेसिफिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है. डन? तो 3 स्टेटमेंट्स है. तो देखो यार
पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्योंकि प्राइवेट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट मैंडेमस इशू जो है वो नहीं होती है। दूसरी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, क्लियर, सरकार का ही हिस्सा है और ये जो रिट है ये स्टेट के अगेंस्ट होती है, तो गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट एज पर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। तो यही कारण है सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही है, कोई भी जा सकता है क्यू वारंटो के लिए कोर्ट को जो है वो अप्रोच कर सकता है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वो है सी। चलिए सेवंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेवंथ जो है वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में डिजाइन किया गया है। पहला है एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस इन लोकसभा, जिसके अकॉर्डिंगली लोकसभा की प्रोसीडिंग चलती हैं। द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन ए डेट एज द स्पीकर में फिक्स, जो स्पीकर डेट डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंगली डिप्टी स्पीकर जो है उसकी अपॉइंटमेंट होगी। सेकंड है देयर इज नॉट ए मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी, क्लियर। तो एक मतलब इसके अकॉर्डिंगली कि ये मैंडेटरी है कि जो अपोजिशन पार्टी है या जो रूलिंग पार्टी है उसी में से जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनेगा। डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन ही प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस, क्लियर। तीसरा है the well established parliamentary practice regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister, यानी कि जब डिप्टी स्पीकर की अपॉइंटमेंट होगी तो उसके लिए जो मोशन है वो स्पीकर अपॉइंट जो है वो मूव करेगा, देन प्राइम मिनिस्टर विल डिसाइड, प्राइम मिनिस्टर विल सेकंड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर विल एंडोर्स दैट स्पेसिफिक मोशन। तो देखो यार पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्योंकि स्पीकर डिसाइड करता है कि किस में होगा। दूसरी स्टेटमेंट जो वो वैसे ही गलत है। दूसरी स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसा नहीं है, जो डिप्टी स्पीकर है वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, अपोजिशन से भी हो सकता है, रूलिंग से भी हो सकता है, तो ऐसा कोई कहीं पे भी जो वो मैंडेटरी प्रोविजन हमें देखने को नहीं मिलता है। जो तीसरा है द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर, बिल्कुल जी, उसके पास जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम करेगा ड्यूरिंग द एब्सेंस या इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, तो ऑब्वियस बात है उसके पास जो सेम पावर वही होंगी जो कि स्पीकर के पास होती है। तो यही कारण है जो तीसरी स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, बिल्कुल सही है, क्लियर। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्लियर, ऐसा जरूरी क्या मतलब कोई मोशन या प्राइम मिनिस्टर जो इस तरह का कोई सेकंड करने का प्रोविजन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए, दैट इज 1 and 3 only, क्लियर। चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन था ये। If a particular area is brought under the 5th schedule of the constitution, which of the following statements best reflects the consequence of it? क्लियर, अगर किसी भी एरिया को 5th शेड्यूल में लेके आया जाता है तो क्या इंपैक्ट रहता है। तो देखिए यार जो 5th शेड्यूल के एरियाज होते हैं वहां पे PESA पैसा एक्ट जो है वो एक्सटेंड होता है, और पैसा एक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो आपका ट्रांसफर ऑफ लैंड है उसके ऊपर जो उसके लिए जो है वो जो ट्राइबल लोग हैं, क्लियर, उनको स्पेसिफिक पावर जो है वो एलोकेट करता है। तो यही कारण है इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए आ जाएगा, क्योंकि देखो दिस वुड क्रिएट ए सेल्फ गवर्निंग बॉडी, ये तो बिल्कुल नहीं है। 6th होता तो शायद हम कह भी सकते थे। यूटी का कोई प्रोविजन नहीं है, स्पेशल कैटेगरी के लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो पहला जो आंसर है दैट इज द करेक्ट आंसर, और ये सीधा आंसर था, इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए ये तो 8 क्वेश्चन थे, ये तो वो थे जो किए जा सकते थे। अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ना, ये डुएबल क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इनमें से शायद इस क्वेश्चन को कर भी लेते, क्योंकि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है तो एच.एन. सन्याल कमेटी जो है उसका रेफरेंस जरूर दिया जाता है, क्लियर। और साथ में ये भी बताया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, उसके बारे में कोई डेफिनेशन जो है वो नहीं है हमारे देश के संविधान में। लेकिन जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वो पता नहीं क्यों डाला था इस बार। लेकिन अगेन यूपीएससी में हम लोगों को हमेशा जो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलते हैं जो नहीं अब तो आप लोगों ने जो वो अटेम्प्ट करने होते हैं ना। तो पहला है पर्सुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सन्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास, ये बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स, ये भी बिल्कुल सही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कोई कंटेम्प्ट करता है तो उन दोनों के पास जो है वो बिल्कुल पावर है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ऐसा कोई डेफिनेशन जो हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। और तीसरा है इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यार अगर ऊपर एक्ट पास हुआ है और पहली स्टेटमेंट को हम सही मान रहे हैं तो चौथी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली सही होगी, क्योंकि पार्लियामेंट ने वो एक्ट पास किया हुआ है, क्लियर। तो यही कारण है इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, दैट इज 1, 2 and 4 डी, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन एज
एडवोकेट। क्लियर। तो ये एडवोकेट के डेफिनेशन के ऊपर था, ये जो नॉर्मली कोई ना पढ़ता है ना पढ़ाया जाता है। सेकंड है बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। ये न्यूज में रहा था, यही कारण था कि ये जो है वो फिर भी थोड़ा एक्सपेक्टेड पे हो सकता है पहले के लिए, जो आपको बिल्कुल डीप कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, जो मेजोरिटी ऑफ केसेस में नहीं आइडिया होता है। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉ कॉलेजेस में भी बार काउंसिल का जो मेन था, जहां यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि रिकॉग्निशन के लिए है या नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बार काउंसिल जो है वो रिकॉग्निशन या इवन जो रिकॉग्निशन को अगर एक्सटेंड करना है तो वहां पे भी बार काउंसिल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और जो पहला है यहाँ पे देखिए, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज हैं, दे मे और मे नॉट बी। क्लियर। कि जरूरी नहीं है कि जो पेटेंट अटॉर्नी होंगे वो एडवोकेट हो, लेकिन वो हो भी सकते हैं। तो यही रीजन है फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो आपकी इनकरेक्ट है, और जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा बी। यहाँ पे अभी भी कुछ कंफ्यूजन जरूर हो सकता है स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन जितना हमारी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली द करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो यूपीएससी जिस बार जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछेगी उनके ऊपर आधारित थे। होपफुली आप यहाँ से थोड़ा सा लर्न करोगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में भी इस तरीके से जो वो चीज़ें आजकल या इस लेवल की चीज़ें जो वो आजकल हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग करते हैं खत्म। और बताइए जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कि जो 10 सवाल थे इनमें से कितने क्वेश्चन जो वो आप लोग इजिली कर पा रहे थे। थैंक यू।